सुमित बोला, कुछ नहीं, आओ मम्मी पापा बनने वाला खेल खेलते हैं, ठीक है? उसने रोमांटिक अंदाज में कहा। मौनी बोली, आह, तुम्हें हमेशा यही सोचता है। मौनी ने सुमित को धक्का दिया और वापस अपनी जगह पर चली गई। अरे, ऐसे मत बोलो, जैसे तुम मुझे रोज़ अपने पास आने देती हो। मौनी को फिर से अपने करीब खींचकर और अपनी बाह उसके चारों ओर डालते हुए, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट कहते हुए उसने मौनी के गाल पर चूमा और सो गया। अगले दिन हर कोई अपने अपने काम पर चला गया। इधर विशाल ने सहाना को फ़ोन किया और उसे अपने गेस्ट हाउस में आने के लिए कहा, जिस पर सहाना आने को तैयार हो गई। विशाल वहां गया और सहाना का इंतज़ार करने लगा। विशाल उसके सामने गया और उसे गले लगा लिया। उसे वैसे ही उठाकर बेडरूम में ले गया और अपनी इच्छा पूरी करने के बाद विशाल ने सहाना से कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सहाना ने अपने शरीर पर तौलिया लपेटकर धीरे से बिस्तर से उठकर बैठ गई और बेड रेस्ट पर झुककर पूछा, क्या बात है विशाल? विशाल ने सहाना का हाथ पकड़कर पूछा। मैं तुम्हें ऐसे पूछ रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम करोगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बताओ, सहाना ने कहा। विशाल ने पूछा, क्या तुम सुमित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के सीईओ को जानती हो? सहाना बोली, हाँ, मैंने वह नाम सुना है विशाल। मुझे याद है कि मैंने उसे कहीं देखा है, शायद किसी पब में। उसने कहा, तुम्हें कुछ दिनों के लिए उसके करीब रहने का नाटक करना होगा सहाना। सहाना ने अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, क्यों विशाल? विशाल बोला, क्या तुम जानती हो कि उसकी शादी हो चुकी है? सहाना बोली, ओह नहीं, उसने जिससे शादी की है वह कोई और नहीं, मेरे बुआ की बेटी है सहाना। वह बहुत मासूम है। मेरे मामा के मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी हमें सौंप दी थी, लेकिन उसने उस बदमाश से शादी कर ली। वह हर दिन महिलाओं के साथ घूमता है। वह एक प्ले बॉय है। जब मैं शहर में नहीं था तब उसने उससे शादी कर ली और चली गई। अगर मैंने उससे कहा होता कि वह अच्छा आदमी नहीं है तो उसने नहीं सुना होता। अगर वह उसके साथ रहेगी तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सुमित ने उसके सामने लड़कियों के साथ घूमना, पब और पार्टियों में जाना सब बंद करने का नाटक किया है, लेकिन उसकी असलियत उसे नहीं पता। हमें उसे किसी भी तरह से एक अच्छा भविष्य देना है सहाना। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि वह उसके साथ रहकर उसके साथ क्या करेगा। हमें उसे उसकी असलियत बतानी होगी। हमें उसे दिखाना होगा कि वह कैसा है, ताकि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। तभी वह उसे छोड़ेगी और वापस आएगी। हम उसे वहाँ से ले जाकर किसी अच्छे आदमी से शादी करवाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वह उसके साथ रहे, क्योंकि हमारे घर के सभी लोग चिंतित हैं कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। विशाल ने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो बिना किसी को बताए या पता चले? लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ विशाल? शाहना ने पूछा। तुम उसके साथ करीबी होने का नाटक करो। मैं उसे लाऊंगा और उसके असली चेहरे का खुलासा करूंगा। तब वह खुद ही उसे छोड़ देगी। तब उसका भविष्य अच्छा होगा। इसके अलावा वह उसकी माँ का उपयोग करके उसे धमकी दे सकता है। मेरी बुआ अभी उनके साथ है, इसलिए हमें यह साबित करना होगा कि वह नहीं बदला है, विशाल ने कहा। विशाल के शब्दों पर सहाना सोच में पड़ गई। विशाल सहाना को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वह उसकी बातों पर विश्वास करेगी। सहाना ने कहा, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या होगा विशाल? तुम पहले उससे दोस्ती करो, वह अपने आप ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगा। तुम्हें बस उसके करीब होने का नाटक करना है, फिर मैं उसे सब कुछ दिखा दूंगा। असल में मैं उसकी शादी होने देने वाला नहीं था। मैं उसके लिए अच्छे रिश्ते देख रहा था, लेकिन जब मैं शहर में नहीं था तो उसने उससे शादी कर ली और उसे ले गया। उसने उससे प्यार करने का झूठा वादा करके उससे शादी कर ली, लेकिन बेचारी ने उसकी बातों पर विश्वास किया और धोखा खा गई। जब उससे कहा गया कि वह बदल गया है तो वह किसी की बात नहीं सुन रही है। मैंने उससे कितना कहा लेकिन उसने नहीं सुना। लेकिन मेरे फूफा जी ने हमसे कहा था कि हम हमेशा
उसका ध्यान रखे और उसे एक अच्छा भविष्य दे। उन्होंने हमसे वादा भी लिया, लेकिन हम नहीं देख सकते कि उसकी ज़िंदगी ऐसे आदमी के हाथों में जा रही है। शाहाना बोली, ठीक है विशाल, तुम उस लड़की के बारे में इतना परेशान हो, तुम उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो, इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विशाल बोला, थैंक यू शाहाना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मान जाओगी। शाहाना बोली, कोई बात नहीं विशाल, तुम्हारे कहने के बाद मैं कैसे मना कर सकती हूँ। इधर लंच टाइम में ऑफिस में सुमित ने मौनी को कॉल किया। हेलो राम जी। हाँ, तुमने खा लिया? हाँ, अभी खा रही हूँ। आपने खा लिया? मौनी ने पूछा। हाँ, खा रहा हूँ। अब तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ राम जी। ठीक है, खाकर थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? ठीक है राम जी, लेकिन मैं बोर हो रही हूँ, मैं अकेली हूँ। सुमित बोला, तो क्या करोगी? मौनी बोली, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सुमित बोला, इसलिए मेरी माँ ने जो बात कही थी उसके बारे में सोचो, तब तुम्हें बोरियत नहीं होगी, बहुत काम होगा। सुमित ने हंसते हुए कॉल काट दिया। मौनी को भी उस दिन की बातें याद आ गई और वो हंसते हुए खाना खाकर कमरे में चली गई और थोड़ी देर फ़ोन चलाकर सो गई। उसी समय लोहित के ऑफिस में लोहित लंच करने के लिए अपना टिफिन बॉक्स खोल रहा था। दीदी जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। लोहित ने गुस्से से कहा, ओए, अंदर आते समय परमिशन लेकर आना चाहिए, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? दीदी बोली, अभी मुझे परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या तुमने खाना खा लिया? लोहित ने कहा, तुम्हें क्या? अरे तुम्हारे लिए ही मैं खाना बनाकर लाई हूँ, टेस्ट करके बताओ कैसा है। उसने अपना लाया हुआ टिफिन बॉक्स लोहित के टेबल के सामने रख दिया। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, इसे यहाँ से ले जाओ, लोहित ने कहा। दीदी बोली, क्या कर रहे हो? खाना खा लो। यह कहते हुए दीदी ने बॉक्स लिया और चावल और करी मिलाकर लोहित के मुंह में ठूस दिया। लोहित बोला, ओई माँ, मेरा मुंह भर दिया। क्या मुझे मार डालना चाहती हो? ये क्या तरीका है खिलाने का? दीदी बोली, इसलिए तो प्यार से खिला रही हूँ, अगर ठीक से खा लेते तो क्या तुम्हारा कुछ घट जाता? मना कर रहे हो तो क्या करूँ? लोहित बोला, तुम्हारी लाई हुई चीज़ मैं क्यों खाऊं? दीदी बोली, अरे मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और तुम कह रहे हो नहीं खाओगे, और वो भी तब जब मुझे रेसिपी नहीं पता थी। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछा और फिर बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। समझ में आया? तुम्हारे लिए। लोहित बोला, तुम्हें किसने कहा था बनाने के लिए? दीदी बोली, तुम्हारे लिए मैंने ही बनाया। लोहित बोला, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कहा ना, प्यार करती हूँ, फिर क्यों एक ही सवाल पूछ पूछ कर मुझे मार डालोगे? तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? बार बार पूछते हुए लोहित बोला, क्या मैं ही मिला हूँ तुम्हें प्यार करने के लिए? दुनिया में कोई और नहीं है। दीदी बोली, इतने लोग हैं पर मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, इसलिए तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे पीछे घूमती हूँ। लोहित बोला, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम्हें क्या बीमारी है जो मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? लोहित बोला, मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर मुझे तुम पसंद नहीं हो, अब जाओ यहाँ से। देवी बोली, तुमने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं चली जाऊँगी। ये मत समझना मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूँगी और अपना प्यार पाकर रहूँगी। लोहित बोला, पीछा करके परेशान करने को प्यार नहीं कहते, ओए पागल औरत। लोहित ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें अपने मन से पूछ रही हूँ। लोहित बोला, लगता है तुम्हें कोई काम नहीं है, इसलिए तुमने ये काम पकड़ लिया है। दीदी बोली, ठीक है, तुम जो चाहे समझो, लेकिन लंच का समय हो रहा है, खा लो। यह कहते हुए दीदी लोहित के बगल में एक और कुर्सी लगाकर बैठ गई और लोहित के मना करने पर भी उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगी। दीदी लाई हुई पूरी टिफ़िन खत्म करने के बाद लोहित का टिफ़िन बॉक्स उसे वहाँ दिखा। दीदी बोली, लोहित, ये टिफ़िन किसने भेजा है? तो लोहित ने कहा, मेरी माँ ने। दीदी बोली, ओह, सास ने? तो लोहित आश्चर्य से बोला, क्या? दीदी बोली, अरे तुम्हारी माँ मेरी सास हुई ना, तुम इतने शौक क्यों हो रहे हो? तो लोहित बोला, क्या रिश्ते भी जोड़ रही हो? दीदी बोली, हाँ तो क्या हुआ, अब ये टिफ़िन मैं खाऊंगी। यह कहकर दीदी ने लोहित को खिलाने के बाद
हॉट बॉक्स लिया और वहीं बैठकर खाना शुरू कर दिया। 2 निवाले खाकर, वाह क्या स्वाद है सच में, सास ने बहुत अच्छा बनाया है। कहना कि तुम्हारी बहू ने तुम्हारे खाने की तारीफ की है। लोहित बोला, रास्ते में चलने वाले हर किसी को बहू कहूँगा तो मार पड़ेगी। दीवी बोली, ओए मैं रास्ते में चलने वाली नहीं हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, याद रखना। लोहित बोला, जब तक मैं राजी नहीं होता तुम मेरी पत्नी कैसे बन सकती हो? जैसे तैसे बन जाऊंगी, लेकिन अब मैं चलती हूँ। यह कहकर दीवी ने सारे डिब्बे उठाए, धोए, एक तरफ रखे, पानी पिया और फिर अपनी जगह पर चली गई। लोहित बोला, ये क्या है? मैं दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ और ये फेविकॉल की तरह आकर मुझसे चिपक रही है। वैसे भी इन लड़कियों से दूर रहना चाहिए, इनसे हम नहीं निपट सकते। यह सोचकर वह अपने काम में लग गया। बेचारा लोहित बाबू दूर रहना चाहता है, लेकिन यहाँ दीवी लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। लोहित के मामले में दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। एक दिन सुमित ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मे आई कम इन सर? सुमित बोला, यस कम इन। सुमित ने कहा और अपना काम जारी रखा। एक लड़की हल्के हरे रंग की ड्रेस पहने थी जो घुटनों से नीचे तक थी। एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में पर्स लिए मटक मटक कर ऊंचे हील पहनकर चलते हुए सुमित के सामने आई और कहा, हाय सुमित। सुमित ने सिर उठाकर देखा कि कौन है। सहाना बोली, हाय सुमित, मैं सहाना हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। यह कहकर उसने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। सुमित बोला, ओके। सुमित ने हाथ मिलाया और फिर कहा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? सुमित ने सीधा पूछा। सहाना बोली, क्या मैं बैठकर बात कर सकती हूँ? सुमित बोला, हाँ बैठो, और उसने अपने सामने वाली कुर्सी दिखाई। सहाना उस कुर्सी पर बैठ गई और पूछी, क्या आप मेरे पिताजी मंत्री गुरुनाथम को जानते हैं? सुमित बोला, हाँ थोड़ी जान पहचान है। ओह ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी हमारे घर पर एक भव्य पार्टी दे रहे हैं। सभी व्यवसायियों को निमंत्रण भेजा है। मैं इधर आ रही थी तो सोचा आपको भी बता दूं और पार्टी में आने के लिए कहूँ। सुमित बोला, ओह ठीक है, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू, सहाना हंसते हुए बोली। सुमित बोला, लेकिन शायद मैं नहीं आ पाऊँगा सहाना। सहाना बोली, लेकिन क्यों? सुमित बोला, मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत है, इसलिए। सहाना बोली, ओह ऐसा है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए ही तो। आप ऐसे आकर ऐसे चले जाइएगा। मेरे पिताजी ने आपको बुलाने के लिए कहा है। सहाना बार बार ऐसे कहती रही तो सुमित को समझ नहीं आया कि क्या कहे, तो उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर आने की। सहाना बोली, ओह थैंक यू सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ज़रूर आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। यह कहकर वह उठी और सुमित को गले लगाने के लिए उसके पास गई। सुमित को अब वह सब अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी किसी तरह औपचारिकतावश उसने उसे हल्के से गले लगाया और हंसने की कोशिश की, हालांकि वह हंस नहीं पाया। फिर सहाना बोली, ठीक है सुमित, मैं पार्टी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, बाय। यह कहकर वह मटकती हुई वहाँ से चली गई। सुमित बोला, बाप रे, ये तो बहुत तेज निकली। यह सोचते हुए सुमित ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने काम में लग गया। दरअसल उसे पार्टी में जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने शाम का काम निपटाया और घर चला गया। घर जाकर फ्रेश होकर मौनी की बनाई कॉफ़ी पीते हुए वह हॉल में बैठकर मोबाइल देख रहा था। मौनी रात के खाने की तैयारी में रसोई में थी। सुमित ने अपनी कॉफ़ी खत्म की और कप टेबल पर रखते हुए रसोई में झांका। मौनी को देखकर उसने गहरी सांस ली। सुमित अपने मन में सोचा, ये जिंदगी भर इसी रसोई में और घर के कामों में लगी रहेगी। यहाँ एक पति है, उससे थोड़ी बातें कर लूँ, ये भी नहीं सोचता इसे। हर वक्त कुछ न कुछ करती ही रहती है, पता नहीं कब मुझ पर ध्यान देगी। लगभग आधे घंटे बाद उसका खाना बनाने का काम खत्म हो गया तो मौनी हाथ पोंछती हुई आई और सुमित के बगल में बैठ गई। सुमित बोला, क्या बात है मैडम, काम खत्म हो गया आपका, खाना वाना? मौनी बोली, हाँ हो गया राम जी। सुमित गुस्से में, तुम्हारी मेड्स किस लिए हैं? उनके होते हुए भी तुम सब काम खुद ही क्यों करती हो? मौनी बोली,
मैं सारे काम नहीं करती राम जी, बस खाना बनाती हूँ। अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाने में मुझे खुशी मिलती है। तो सुमित बोला, हाँ मेरी जान, लेकिन तुम इतनी मेहनत करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मौनी बोली, सिर्फ खाना बनाने से मैं कुछ खो नहीं दूंगी। इससे पहले कि सुमित कुछ कहता, उसका फ़ोन बज उठा। एक नया नंबर देखकर सुमित ने सोचा कि कौन होगा और फ़ोन उठाया। हेलो सुमित। दूसरी तरफ से सहाना ने ठीक वैसे ही आवाज़ लगाई। सुमित बोला, हाँ कौन? सहाना बोली, मैं सहाना, याद है सुबह ऑफिस आई थी, पार्टी में आ रहे हो ना? सुमित बोला, ओह मैंने कहा था ना मुझसे नहीं हो पाएगा, सुमित ने कहा। सहाना बोली, अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, सब लोग आ रहे हैं पार्टी में, बस आप ही क्यों नहीं आ सकते? प्लीज़ मेरे लिए आ जाइए ना, उसने प्यार से कहा। सुमित बोला, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। सुमित ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया तो मौनी बोली, कौन था? पार्टी है, कह रहे हैं आने के लिए, मेरा जाने का मन नहीं है। सुमित सोफे पर लेट गया। मौनी बोली, ओह ऐसा है तो जाइए ना, जब इतने लोग बुला रहे हैं थोड़ी देर के लिए जाकर आ जाइए। सुमित बोला, तुम्हें यही लगता है? मौनी बोली, हाँ इतने प्यार से कोई बुला रहे हैं और आप नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग घमंडी समझेंगे, इसलिए जाकर आ जाइए। तो सुमित ने कहा, तुम्हारी कहने के बाद नहीं जाना ठीक नहीं है, मैं जाता हूँ। यह कहकर सुमित उठ गया। मौनी बोली, क्या ऐसे ही जाएंगे? मौनी ने घबराकर कहा, क्योंकि सुमित नाइट ड्रेस में था। सुमित बोला, तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? ऐसे कैसे जाऊंगा? कपड़े बदलूंगा, रुको ज़रा, इतनी जल्दी क्या है? यह कहकर सुमित ने मौनी के सिर पर एक थप्पड़ मारा और कमरे में चला गया। सुमित उसे प्यार से मारता है और मौनी अपना सिर सहलाती है और सोचती है, ये आदमी हर बात पर गुस्सा हो जाता है और हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। सुमित काले शर्ट और जीन्स में नीचे आता है और मौनी उसे बिना पलक झपकाए मुंह खोले देखती रहती है। मौनी सोचती है, वाह कितने हैंडसम लग रहे हैं, और घबराहट में अपना गला साफ करती है। सुमित मौनी के पास आता है, उसके चेहरे के सामने अपनी उंगलियां स्नैप करता है और कहता है, मुंह बंद करो नहीं तो मक्खियाँ घुस जाएंगी। सुमित मौनी को करीब खींचता है, अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर रखता है, उसकी आंखों में सीधे देखता है और पूछता है, क्या तुम अपने पति को इतनी खुलेआम देख रही हो? वह अपनी आईब्रो उठाती है। मौनी हकलाती है, मैंने आपको नहीं देखा। सुमित कहता है, ओह सच में? अभी तो तुम उल्लू की तरह आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देख रही थी। मौनी जोर से कहती है, मैं कह रही हूँ मैंने आपको नहीं देखा। सुमित कहता है, तुम्हारी शर्मिंदगी मुझे मार डालेगी। अगर तुम मान लो कि तुमने मुझे देखा तो क्या तुम्हारा कुछ घट जाएगा? मौनी धीरे से कहती है, मैं कैसे कह सकती हूँ कि मैंने वो देखा जो मैंने नहीं देखा? सुमित कहता है, तुम कभी नहीं बदलोगी। और फिर कहता है, मुझे एक किस दो, मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या है वहाँ। मौनी पूछती है, अगर तुम पार्टी में जा रहे हो तो मैं तुम्हें किस क्यों करूँ? सुमित कहता है, अभी मेरे पास गाड़ी चलाने की एनर्जी नहीं है। अगर तुम मुझे किस करोगी तो मुझे दोगुनी एनर्जी मिल जाएगी। मौनी सुझाव देती है, अगर तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं है तो ड्राइवर ले जाओ। सुमित कहता है, हमारे पास इतनी अकल नहीं है। लेकिन तुम कही हुई बात भी नहीं मानती और मौनी की कमर को जोर से चुटकी काटता है। मौनी जोर से चीखती है, राम जी देखिए तो आप कैसे चुटकी काट रहे हैं। आपकी चुटकी काटने से मेरी कमर देखिए लाल हो गई है। मौनी ने रोते हुए कहा, इसलिए कुछ भी पूछने पर तुरंत हाँ कह देना चाहिए, वरना ये सजा तो मिलेगी ही। सुमित ने कहा। मौनी अपना निचला होठ आगे निकालकर सुमित को देखती है। तुम कितनी भी क्यूट होकर देखो, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। यह कहकर सुमित ने मौनी के होठों को अपने होठों से ढक दिया। जब मौनी ने भी कुछ नहीं कहा तो सुमित ने जितनी देर चाहा उसे चूमा और फिर उसके माथे पर अपना माथा टिकाकर कहा, अब मैं चलता हूँ, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मौनी ने सुमित के हाथों पर अपने हाथ रखकर कहा, ठीक है मैं डिनर वहीं करूँगा, तुम खा लेना, ठीक है? सुमित ने कहा, ठीक है बाय। मौनी ने कहा। बाय कहकर सुमित अपनी कार लेकर
शाहाना के बताए लोकेशन पर निकल गया। सुमित शाहाना द्वारा बताए गए स्थान के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचने पर शाहाना और उसके दोस्तों के अलावा कोई नहीं था। सुमित पार्टी की जगह के अंदर गया और आसपास के इलाके का जायजा लिया। उसने सोचा, उसने पार्टी कहा था, यहाँ कोई नहीं है। तभी शाहाना सुमित के सामने आई और कहा, हाय सुमित। हाय शाहाना, जन्मदिन मुबारक हो। कहते हुए उसने अपने लाए फूल शाहाना को दिए और पूछा, तुमने पार्टी कहा था, यहाँ कोई नहीं है। आप बहुत देर से आए हैं। सब लोग अभी खाना खाकर चले गए हैं। मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। चलिए खाना खाते हैं, उसने कहा। सुमित को लगा कि शायद सच होगा और वह शाहाना के पीछे पीछे गया। यहाँ बैठिए सुमित, कहते हुए शाहाना ने सुमित को कुर्सी दिखाई और उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। केक काटना बहुत पहले हो गया सुमित जी, आप ही थोड़ी देर से आए, कहते हुए शाहाना ने टेबल पर रखे ड्रिंक को ऑफर किया। सुमित ने कहा, नहीं थैंक यू, आप ड्रिंक करते हैं ना, थोड़ा ले लीजिए, शाहाना ने कहा। शाहाना ने सफ़ेद रंग की बिना आस्तीन वाली छोटी फ्रॉक पहनी थी और वह अपनी खूबसूरती दिखाती हुई सुमित से बातें कर रही थी। सुमित को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन वह आया था इसलिए सब्र कर रहा था। कम से कम खाना तो खाइए, उसने कहा। नहीं शाहाना, मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं चलता हूँ, कहते हुए सुमित कुर्सी से उठ गया। शाहाना भी कुर्सी से उठी और सुमित की तरफ जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हारे लिए इतना इंतजाम किया और तुम कम से कम ड्रिंक भी नहीं ले रहे, डिनर भी नहीं कर रहे। ऐसे जाओगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। असल में ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो। जब ऐसा है तो तुम मेरे लिए दुखी क्यों होगी? सुमित ने सीधे कहा। शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, उसने कहा। तो सुमित ने कहा और अपने हाथ पेंट की जेब में डालकर अकड़ खड़ा हो गया। शाहाना ने सुमित की आंखों में कामुकता से देखते हुए कहा, तो कुछ नहीं, मुझे तुम चाहिए। सुमित ने आंखें सिकोड़कर जोर से कहा, क्या? हाँ तुम मुझे चाहिए। ऐसे बर्ताव मत करो जैसे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। तुमने इससे पहले कितनी लड़कियों के साथ डेट किया है बताओ, और अब मुझे भी उनमें से एक समझकर मेरे साथ रहो, उसने कहा। वो सब पहले था, अब नहीं। अब मेरी शादी हो गई है, सुमित ने कहा। तो क्या हुआ, शादी का इससे क्या लेना देना है? शाहाना ने कहा। ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी इच्छा है तो कहीं और जाकर पूरी करो, मुझसे नहीं, सुमित ने कहा और अपना हाथ छुड़ा लिया। लेकिन मुझे तुम ही पसंद हो सुमित, आई लाइक यू, उसने कहा। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा, अब तुम मुझे छोड़ दो। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ये सब कहानियाँ किसी और को जाकर सुनाओ, सुमित ने कहा। अरे कोई लड़की इतनी चाहत से तुम्हारी बाहों में आ रही है तो तुम्हें उसे मना करने में कैसा लगेगा? उसने सुमित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे अब ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए मेरी पत्नी है और मैं ऐसे किसी के पास नहीं जाता, उसने कहा। क्या तुम ऐसे बात कर रहे हो? शाहाना हंसी और बोली, शादी होते ही तुम इतने बदल गए, मुझे विश्वास नहीं होता सुमित। ये तुम्हारी आदत है हर रोज़ किसी नई लड़की के साथ घूमना। अब मुझे भी उनमें से एक समझ लो। पहले तुम्हें किसी ने वो सुख नहीं दिया होगा जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम बहुत बकवास कर रही हो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं आता ही नहीं। मैंने बेवजह अपना समय बर्बाद किया, मुझे छोड़ दो, उसने चिढ़कर कहा। अगर मैं ऐसी हूँ तो तुम कैसे हो? तुम भी तो वैसे ही हो। तुम मेरे सामने शरीफ बनने की कोशिश मत करो, उसने कहा। मुझे बस एक रात दे दो सुमित, प्लीज़ मेरी इच्छा पूरी करो, मेरे जन्मदिन पर, उसने कहा। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम किसी और आदमी के साथ सोने के लिए भीख मांग रही हो। जाओ ये सब अपने माँ बाप से कहो और कहो उनसे कि तुम्हारी शादी करवाए, फिर तुम ये सब अपने पति के साथ कर सकती हो, सुमित ने कहा। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, लेकिन मुझे तुम चाहिए। तुम मुझे बहुत पसंद हो सुमित। तुम्हारी हाइट, वेट, कलर, बॉडी सब कुछ पागल कर देने वाला है। तुम्हें पता है लड़कियों के लिए तुम कैसे हो? बस तुम्हारी एक नज़र ही काफ़ी है। मेरे शरीर में पसीने छूटने लगते हैं। सोचो अगर तुम मुझे अपने करीब ले आओगे
तो क्या होगा? सोचने में भी कितना मज़ा आ रहा है। सहाना ने कहा, क्या तुम औरत भी हो? एक मर्द से ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? सुमित ने गुस्से से कहा। हाँ, एक लड़की सच बोलेगी तो यही बोलेगी सुमित। अरे तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे चाहिए, मैं इतनी सीधे तरीके से कह रही हूँ और तुम मना कर रहे हो। क्या तुम्हारी पत्नी मुझसे ज़्यादा सुंदर है? उसने कहा। मेरी पत्नी को बीच में मत लाओ समझी, सुमित ने गुस्से से कहा। अरे मैं सच कह रही हूँ सुमित, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें वो सुख नहीं दे सकती जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मैं तुम्हें अपने कमरे में चलने के लिए कह रही हूँ, शाहाना ने कहा और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतना सुनते ही सुमित ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह 4 कदम दूर जाकर गिर पड़ी। क्या तुम इंसान भी हो? एक बार कहने पर तुम्हें समझ नहीं आता? पार्टी है कहकर बुलाया और मुझसे ऐसे बातें कर रही हो। अगर आइंदा मेरे सामने आई तो जान से मार दूंगा समझी। सुमित ने सहाना को चेतावनी दी और गुस्से से वहाँ से चला गया। सहाना की बातों से चिढ़कर सुमित वहाँ से चला गया। सुमित सहाना की बातों से बहुत गुस्से में गाड़ी चला रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मतलब उसने मुझे पार्टी में बुलाया क्योंकि उसे यही चाहिए था और मैंने उससे कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी वह ऐसे कैसे बात कर सकती है? क्या वह पागल है? अगर मेरी शादी मेरी सोना जैसी पत्नी से नहीं हुई होती तो मैं उसे सबक सिखा देता, लेकिन मेरी सोना मेरी ज़िंदगी में आ गई है तो मैं ऐसी बातों में नहीं पड़ूंगा। मैंने पहले ही उसके साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसे और दुखी नहीं कर सकता। वह पहले ही जिंदगी भर के लिए रो चुकी है, उसने बहुत दुख झेले हैं। मैं उसे फिर से दुखी नहीं कर सकता। उसे खुश रखना ही मेरा काम है। हाँ, मौनी को दुखी करने वाला कोई काम नहीं करूँगा। मैं अच्छा नहीं हूँ, यह सच है, लेकिन मौनी के मेरी ज़िंदगी में आने से पहले अब नहीं। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि अपनी पत्नी के होते हुए मैं किसी और लड़की को नहीं देखूँगा। मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। सुमित गाड़ी चलाते हुए मन ही मन सोच रहा था। ऐसा सोचते हुए वह घर पहुंचा, कार पार्क की और गुस्से में घर में घुस गया। जब वह घर में घुसा तो मौनी हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। ओए, तुम अभी तक सोई नहीं हो? सुमित ने कहा। आपने कहा था कि आप जल्दी आएंगे राम जी, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, क्या तुमने खाना खाया है या नहीं? सुमित ने मौनी के पास जाकर पूछा। नहीं, अभी तक नहीं, मैं टीवी देखते हुए ऐसे ही बैठी थी। क्या आपने खा लिया है? नहीं, मैंने भी नहीं खाया। सुमित ने कहा। क्या हुआ? आपने कहा था कि आप पार्टी में खाकर आएंगे, तो आपने क्यों नहीं खाया और आपका चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या वहाँ कुछ हुआ? मौनी ने चिंता से पूछा। सुमित बोला, कुछ नहीं, मेरा वहाँ रहने का मन नहीं किया, इसलिए मैं तुरंत वापस आ गया। बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। मौनी सुमित को डाइनिंग टेबल पर ले गई। फिर दोनों ने साथ में खाना खाया, कमरे में चले गए। अगले दिन सुमित ऑफिस में काम कर रहा था, तभी लोहित उसके पास आया सुमित के साइन के लिए। हाय भैया। सुमित बोला, हाय, ये कौन सी फाइलें हैं? मुझे अभी साइन क्यों करने हैं? लोहित बोला, मुझे भी नहीं पता भैया, पापा ने कहा कि आपकी साइन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आया। ठीक है, सुमित ने साइन कर दिए। अब मैं चलता हूँ भैया, ऑफिस में काम है। वह लड़की कौन है? सुमित ने अपने भाई से पूछा। कौन सी लड़की भैया? लोहित ने सवालिया लहजे में पूछा। वह लड़की जिसे तुम बिना जाने ही रोज लिफ्ट देते हो और वह तुम्हारे कैबिन में आकर तुम्हें खाना खिलाती है। सुमित ने अपना सिर उठाए बिना कहा। वाह, भैया को मेरे कैबिन में होने वाली बातें भी पता है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो भगवान है। ये जम्हाई लेने पर भी दांत गिन लेते हैं। लोहित ने मन ही मन सोचा, क्या हुआ? लड़की कौन है? तुम चुप क्यों हो? वह भैया, वह हमारे ऑफिस में काम करती है। सुमित बोला, और तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है भैया, मेरा उससे कोई काम नहीं है, लेकिन वह मेरे पीछे पड़ी है, प्यार व्यार कह रही है। सुमित बोला, ओह, क्या तुम कुछ नहीं कह रहे हो और वह तुम्हारे पीछे पड़ रही है? तो लोहित बोला, मैंने एक बार सड़क पर उसकी मदद की थी भैया, बस तब से वह मुझसे प्यार करती है और मेरे पीछे घूमती रहती है।
वो मेरे लिए ही हमारे ऑफिस में शामिल हुई है। ठीक है, सावधान रहना, अब जाओ, सुमित ने कहा। लोहित के ऑफिस से निकलते ही वह लड़की उसके कैबिन में घुस गई। ओए लोहित बेबी, तुम कहाँ गए थे? मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, पता है। अगर तुम मुझे एक बार बता देते तो क्या हो जाता। दीवी लोहित पर भड़क गई। लोहित ने कहा, क्या तुम मेरी पत्नी हो कि मैं तुम्हें बताकर जाऊँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? दीवी बोली, ओए, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बस हम जल्द ही शादी करेंगे, है ना? और वह अपने पैर के नाखून से जमीन पर लिखते हुए बहुत शर्मा रही थी। उसका व्यवहार देखकर रोहित ने मुंह बनाते हुए कहा, ओए, तुम क्या कर रही हो? अरे, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं शर्मा रही हूँ? तुम्हारा चेहरा रोने जैसा लग रहा है। जाओ यहाँ से और जाकर काम करो। तुम ऑफिस क्यों आती हो? मेरे पीछे घूमने के लिए या काम करने के लिए? रोहित ने गुस्से से कहा, ओए, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे पीछे घूमती हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं काम में लापरवाही करती हूँ। अगर मेरे काम में कोई गलती हो तो मुझसे पूछना। मैं अपना काम समय पर पूरा करती हूँ। मेरे काम को देखकर बात करो, समझ में आया? बिना कुछ देखे ऐसे काम के बारे में बात करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, देवी ने कहा। लोहित बोला, मैं देखता हूँ कि तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हें देखूंगा और फिर बताऊंगा। फिलहाल मुझे परेशान मत करो, मेरे पास बहुत काम है। अगर तुम जाओगी तो मैं अपना काम कर पाऊंगा। उसने मुंह बनाकर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन रही हूँ, इसलिए तुम मुझे भगा रहे हो? ठीक है, मैं जा रही हूँ, शाम को फिर मिलेंगे, दीवी ने कहा और वहाँ से चली गई। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देख रहे हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।